हेलो दोस्तों, आपका टैलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हिंदी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी लगभग जो है बोनस मार्क की तरह क्या है काम आता है। क्योंकि ये जो हिंदी होता है, इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका लगभग अधिक से अधिक क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन अगर आता है टेट में, जैसे 30 क्वेश्चन आता है तो आप 30 के 30 कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है। लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं और फिर जाके एग्ज़ाम में बैठते हैं और फिर बाद में उनको दिक्कत होती है। और मैं आपको हिंदी इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोग 30 के 30 क्वेश्चन जो टेट में आए या यूपी ट्रिपल एससी में 50 क्वेश्चन आता है वीडियो के एग्ज़ाम में, तो आप लोग हिट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, बस आप मेरी कंटिन्यू मैं जो वीडियो हिंदी की डालते रहूँगा, आप उसको देखते रहिएगा। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी लगातार वीडियो देते रहूँगा। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा देरी नहीं कर रहे हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक दोस्तों, तो हम सीधे आगे हिंदी वर्ड विचार की ओर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप आइए देखिए कि हिंदी में होता क्या है। अब हिंदी में वर्णों की कुल मूल संख्या, हिंदी में वर्णों की कुल मूल संख्या कितनी मानी गई है? कुल मूल संख्या 44 मानी गई है और कुल संख्या 52 मानी गई है। अब देखिए, मूल संख्या जो होता है उसको और जैसे ये मूल संख्या है और ये कुल संख्या है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ये कुल संख्या को आपको क्या करना है, टिक करना है। मूल संख्या नहीं, क्या करना है, कुल संख्या। कभी कभी एग्जाम में मूल संख्या पूछ देता है, तो जब अगर मूल संख्या पूछेगा तो आप मूल संख्या टिक करेंगे। लेकिन अगर कुल संख्या, तो ज्यादातर क्या पूछता है, अगर कुछ नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे, कुल संख्या 52 होती है, इसी को टिक करेंगे। ठीक, फिर दूसरी चीज कि इसका वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। कौन कौन 3 रूपों में हुआ है? पहला उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा वायु संवेग के आधार पे, तीसरा तारत्व के आधार पे। अब उच्चारण स्थान के आधार पे, अब उच्चारण स्थान मतलब कि हम लोग कहाँ से इसका उच्चारण करते हैं, उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पे जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पे क्या कितने रूपों में बटा है। ठीक, तो अब उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों को कै रूपों में बांटा गया? वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, तो अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे कि स्वर वर्ण आखिर है क्या। ठीक, देखते चलिए क्या मैं बताते जा रहा हूं। ठीक, अब स्वर वर्ण को देखते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, अब देखिए इनकी संख्या 11। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कई लोग क्या करते हैं, 13 लगा देते हैं। अब 13 कैसे लगा देते हैं? 13 अंग और अ को क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं और इसको लगा के 13 चले आते हैं। लेकिन स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या मैं आपको बता रहा हूं, जो एकदम ध्यान से सुनते चलिए। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब देख लेते हैं कि 11 कौन कौन सी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक, तो इतनी जो है इन्हीं को स्वर में जोड़ा जाता है, अंग अ को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, अब अंग अ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जितना बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, फिर उसके बाद स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। अब देखिए, मुख्य 2 भेद होते हैं, इस पे नहीं हम जाएंगे, किस पे जाएंगे? 4 भेद, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 4 भेद के बारे में देता है और पूछता है। ठीक, तो अब 4 भेद में क्या क्या है? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त, चौथा प्लुत स्वर। ठीक, अब ये ह्रस्व स्वर क्या है? ठीक, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ठीक, अब ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर इनका उच्चारण करने में अत्यंत कम समय लगता है और इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि ह्रस्व स्वर दे देता है, कभी कभी मूल स्वर दे देता है। तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों क्या है? एक ही चीज है। ये हमेशा याद रखिए कि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर हमेशा एक ही होते हैं। अब ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? अ,
ई उ री। अब देखिए एक चीज तो हमको पता चल गई कि इनके उच्चारण करने में क्या कम समय लगता है, अत्यंत कम समय लगता है इनके उच्चारण करने में। और दूसरी चीज कि इनको पहचानने का एक और तरीका है, ये जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। अ जो होता है ये किसी से ना मिलके बना होता है, ई ये भी किसी से नहीं मिलके, उ किसी से नहीं, री किसी से नहीं। अब देखिए री जो होता है ये हम लोग, एक री होता है एक लिरी होता है। तो जो री होता है वो हिंदी के लिए होता है, और एक लिरी होता है तो वो किसमें प्रयोग होता है, किसमें होता है? संस्कृत में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? री है, यहाँ पे क्या है? री है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं। अब उसके बाद है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या बताया मैं? दीर्घ स्वर। अब इन स्वरों वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब देखिए ह्रस्व स्वर था तो ह्रस्व स्वर में अत्यंत कम समय लग रहा था, और जब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनकी मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 3 है और कुल संख्या 7 है। अब देखिए मूल संख्या पे नहीं जाएंगे, कुल संख्या पे जाएंगे। ठीक, नहीं सॉरी, मूल संख्या पे जाएंगे, कुल संख्या पे नहीं जाएंगे। इसमें उल्टा है, इसमें मूल संख्या जो है इसको देता है कि दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? मुख्य 3 है, आ ई उ। ठीक, बड़ा उ। अब देखिए जो अ है, देखिए 2 सेकेंड, जो आ है वो किससे मिलके बना हुआ है? अ प्लस अ से मिलके बना हुआ है। आ किससे मिलके बना हुआ है? अ प्लस अ से। बड़ी किससे मिलके बना हुआ है? ई प्लस ई से। बड़ा उ किससे मिलके बना हुआ है? उ प्लस उ से। अब देखिए कभी कभी ये भी एग्जाम में दे देता है, लेकिन ज्यादातर ये एग्जाम में देता है कि इनकी संख्या कितनी है। अब कभी कभी पूछ देगा कि आ किससे बना है, ई किससे बना है और उ किससे बना है, तो आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक, अब दीर्घ स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर के बाद किसका नंबर आता है? संयुक्त स्वर का। अब संयुक्त स्वर क्या होता है? जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए दीर्घ स्वर भी 2 वर्ण से मिलकर बना होता है, संयुक्त स्वर भी 2 वर्ण से मिलकर बना होता है। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या है, दीर्घ स्वर में क्या है कि दीर्घ में एक ही स्वर वर्ण है कि अ ई उ। लेकिन संयुक्त स्वर में क्या है? संयुक्त स्वर में 2 स्वर वर्ण है। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे 2 स्वर है वर्ण है। अब देखिए दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं? यही 4 आते हैं, ए ओ। ठीक, ए ओ और फिर उसके बाद अ। अब देखिए ए जो है वो अ और आ में ई और ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखिए अ में अगर ई मिला देंगे तब भी ए बनेगा, और अ में अगर बड़ी मिला देंगे तब भी ये बनेगा। आ में अगर ई मिला देंगे तब भी ये बनेगा, और आ में अगर ई मिला देंगे, बड़ी मिला देंगे तब भी ये बनेगा। मतलब ये चार चीजों से मिलके ये क्या बनेगा? अब दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? तो संयुक्त में यही होता है कि दोनों वर्ण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और इनसे मिलके जो बनता है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ए है तो आ, अ प्लस आ ए मिलके बनाता है। फिर उसके बाद ओ जो है वो आ और उ से मिलके बनाता है। अ में यही है कि अ में आ ओ अ से मिलके क्या बनाते हैं? अ बनाते हैं। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में देता है कि ओ किससे मिलके बना हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद अ किससे मिलके बना, अ किससे मिलके बना है, ओ किससे मिलके बना है, ए। ये एग्जाम में अक्सर रिपीट करता है और हमेशा लड़के गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम टफ नहीं है, और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप पीछे की प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि नहीं करता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। क्या चीज? ह्रस्व स्वर से 3 गुना। दुगुना समय लग रहा था तो क्या हो रहा था? दीर्घ स्वर। और 3 गुना समय लगे तो प्लुत स्वर। अब इसमें ओम आता है। क्या आता है? ओम। क्या आता है? ओम। इसका उच्चारण करिए, ओम। तो ज्यादा देर तक कर रहे हैं कि नहीं उच्चारण, समय ढेर लग रहा है तो ओम। तो ये सब किस में आते हैं? प्लुत स्वर में। राम, जब ऐसे करके सॉरी, जब ऐसे राम। ठीक, मतलब कि 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, मतलब बहुत अधिक समय लगे तो उसमें क्या हो जाता है?
प्लुत स्वर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल कभी कभी दे के पूछ देता है कि ओम कौन सा स्वर है, तो आप लोग लगा देंगे कि कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नोट। अब नोट में देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कुछ विद्वान जो है प्लुत स्वर को जोड़ के हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं। अब देखिए, कुछ विद्वान जो हैं वो क्या कहते हैं कि प्लुत स्वर जो है उसको जोड़ के हिंदी स्वर कितने बताते हैं, 12। लेकिन मैं कितना बताया हूं आपको, 11 बताया हूं। कितना बताया हूं, 11। तो वही याद रखिएगा, 11 ही पूछता है कि कितने स्वर हैं। ठीक, फिर उसके बाद कुछ विद्वान है दीर्घ स्वर में री तथा लिरी को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैं बताया हूं कि 11, तो यही लगाना है, 14 मत लगा के आ जाइएगा, 11। हमेशा एग्जाम में कभी भी आए तो 11 लगाना है। और जो विद्वान कह रहे हैं कि री और लिरी, तो अब लिरी का यूज आप कभी करते हैं, हिंदी में तो कभी नहीं होता है, तो ये गलत ही मान लीजिए। लिरी हमेशा किस में यूज होता है, संस्कृत में होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि मैं आपको बताया था कि अंग और अ के बारे में, क्योंकि इसको उसमें नहीं लिया जाता है, स्वर में नहीं लिया जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अ को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आइए, अब मूल स्वर। मूल स्वर के बारे में मैं बता ही दिया हूं कि यही अ ई उ और री, और ये किन्हीं से नहीं मिलके, किसी से मिलके नहीं बने होते हैं, किसी से भी मिलके ये नहीं बने होते हैं। और इन्हें ही, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण। और शहीद वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देखिए, क का जब उच्चारण करेंगे, क का उच्चारण करिए, क, तो क का उच्चारण करते समय क के साथ अ लगता हुआ आ रहा है, ख ग। ठीक, तो इसीलिए अ को क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। अ को क्या कहा जाता है, अ को शहीद वर्ण, क्योंकि अब किसी के साथ क में हलंत लगा देंगे और अ लगाएंगे तब जाके पूरा क बनेगा। उस तरह तो आधा क है, जब तक अ नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, पूरा क नहीं बनेगा। ठीक, फिर ख में आ जाइए। ख में ये भी, इसमें भी अ लगता है तब बनता है ख। फिर ग में, किसमें, ग में, मतलब पूरा क ख ग घ जितना है उसमें अ जरूर लगेगा। और आपको बताया था कि उसमें भी लग रहा था, अ प्लस अ मिलके क्या बना रहा था, आ। मतलब बेचारे को हर जगह यूज करा जाता है, क्या चीज, हर जगह बेचारे को यूज किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है। दोस्तों यहीं पे मेरी वीडियो खत्म होती है। और इसके बारे में अभी मैं क्या नाम है कि उच्चारण स्थान के बारे में बताया था कि उच्चारण स्थान पे कितने वर्ग में बांटा गया, इसी के आधार पे बताया गया था। अब बाकी जो है वायु संवेग के आधार पे, तारत्व के आधार पे, इसको मैं आपको पीछे वाली वीडियो में, मतलब इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आप जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं आप उसको पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर लाभ मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो के एग्जाम हो, चाहे कोई भी आरओ एआरओ, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर, मतलब 30 क्वेश्चन है तो 25 तो कर ही लेंगे। जैसे टेट हुआ उसमें भी अगर 30 क्वेश्चन है तो आप 25 इन सब से ग्रामेटिकल जो पार्ट होता है, कि जो व्याकरण वाला पार्ट होता है, उससे आप लोग कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अब बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।